नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रंजन और हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक और नए एपिसोड के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। हार्ट हमारे शरीर का सबसे अहम अंग या हिस्सा जो पूरे शरीर का ब्लड साफ करके खून को साफ करना, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना इसका जरूरी काम होता है। इस हार्ट की सेहत अगर ठीक ना हो तो हमारी खुद की सेहत के लिए भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में अनदेखा भी किया जा रहा है। वो है हार्ट। दिल से जुड़ी बातों के लिए जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं या फिर एसएमएस के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hs@p7news.com। एसएमएस भेजने के लिए टाइप करें HS स्पेस दें, फिर अपना सवाल या सुझाव लिखें और इसे भेज दें 56767616 पर। आप हमसे फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 012033116660 या फिर 331165 आप हमसे पूरे शो के दौरान फोन के जरिए जुड़िए और दिल से जुड़े कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। सर्दी का सितम जारी है और दिन पर दिन तापमान में गिरावट दिल पर भारी पड़ने लगा। ऐसे में हार्ट पेशेंट को खास सावधानी रखने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर से मिलकर अपनी दवा और दिनचर्या पर भी सलाह लेने की जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि सर्दियों में दिल के नए मामले भी ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे खान पान और रहन सहन से जोड़कर देखा जाता है। तो दिल से जुड़ी तमाम तरह की उलझनों को दूर करने के लिए, आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास और नेशनल मेडिकल अवार्डी, एम्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और साथ ही बिना सर्जरी के हार्ट ट्रीटमेंट करने में माहिर और मशहूर डॉक्टर DK गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता साहब आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास पेशकश की। हैप्पी विंटर, हेल्दी विंटर, कुछ ऐसी ही बातें होती है और यही नसीहत भी दी जा सकती है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ख्याल रखें, और ख्याल अगर दिल का रखें तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुप्ता, ये पहलू जिस पर सबसे पहले हम फोकस करें वो है हार्ट, जिस पर हम आज बात भी कर रहे हैं। चलिए पहले मैं आपके उस पॉइंट पे आता हूं। जो चीजें मैंने जानी आपके बारे में, आपने लिखा हुआ था कि विदाउट सर्जरी ये ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले उस बारे में कुछ फोकस कीजिए। देखिए, दिल की बीमारियों के इलाज का मतलब आजकल एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ही रह गया है। जैसे ही दिल में ब्लॉकेज डायग्नोज होती है, तुरंत ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की सलाह दे दी जाती है, जबकि दवाइयों से भी इलाज संभव है। बहुत सी अमेरिकन स्टडीज़ में यह साबित किया जा चुका है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत से मरीजों में, और इसके रिजल्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट से बराबर हैं, बल्कि कुछ मामलों में इन्फीरियर हैं। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। बहुत सी अमेरिकन स्टडीज़ में यह साबित किया जा चुका है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता बहुत से मरीजों में कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसके रिजल्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट से बराबर हैं, बल्कि कुछ मामलों में इन्फीरियर हैं। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के फेवर में, विच एवरी डॉक्टर शुड फॉलो वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज, एंड ड्यू टू दिस गाइडलाइंस ओनली रिसेंटली इन अमेरिका एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द ट्यून ऑफ 40%, विच इज़ अ रिमार्केबल फिगर। तो ये तो आपने उस पहलू पर यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर डालने की कोशिश की, बताया कि किस तरह से ये रिमार्केबल है और किस तरह से ये चीजें और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट होता कैसे है? देखिए, इसमें दवाइयाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, और दवाइयों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ। यदि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में दी जाए तो इससे ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट विद मेडिसिन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हार्ट ब्लॉकेज इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आजकल बहुत सी स्टडी से यह साबित किया जा चुका है कि यदि हम एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई को कुछ ज़्यादा मात्रा में दें तो उससे हार्ट की ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और सिम्टम्स को भी कुछ ही दिनों में इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा बहुत सी स्टडीज से साबित हो चुका है। दूसरी रूटीन दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे कि
नसों को चौड़ा करने की दवाई, खून पतला करने की दवाई, बीटा ब्लॉकर्स, वेसोडायलेटर्स, बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयों को ज़्यादा मात्रा में देने का ज़्यादा फायदा होता है। और चीज़ें भी बताई जाती हैं जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ट्वाइस इन अ डे, और डाइटरी मॉडिफिकेशन लाइक मोर फाइबर डाइट, रिड्यूस फैट डाइट, more fruits and vegetables in the diet, and reduced high calorie and fast calorie diet। डॉक्टर साहब, ये तमाम चीजें अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे और नसीहत लगातार अपने डॉक्टर से आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप फिट रहें। प्रताप सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू से ये कॉलर हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका। सवाल आप पूछ सकते हैं सीधे डॉक्टर से। सर, मैं 56 मेरी एज है, तो मेरे को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो मेरे को बोलते कि ना तो पूरी तरह हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को दवाई में खा रहा हूँ हार्ट की, ब्लड प्रेशर की। तो इस मौसम में मुझे किस चीज का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी दवाई मुझे खानी चाहिए ताकि अगर मेरे को कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे कोलेस्ट्रॉल की कौन सी दवाई खानी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल में रह सके, और खाने पीने के लिए इस मौसम में मुझे क्या रखना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप। तो खाने में अब इस मौसम में क्या परहेज करें, दवाइयों के बारे में कुछ नसीहत ये लेना चाह रहे थे आपसे। देखिए, डाइटरी सलाह के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रिड्यूस्ड फैट डाइट। आपको सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की क्वांटिटी बहुत कम करनी है, फाइबर डाइट की क्वांटिटी बढ़ानी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, और हाई कैलोरी एंड फास्ट कैलोरी डाइट को अवॉइड करना है। ये प्रताप जी के लिए आपने नसीहत दी। एक कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं, मोनिका हैं दिल्ली से। मोनिका, स्वागत आपका भी है। सवाल पूछ सकते हैं आप सीधे डॉक्टर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना पीएसवीटी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये एक बार फिर से रिपीट दोबारा बताएंगे? हेलो, हाँ जी। मेरे को पीएसवीटी की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये आपके दिल्ली में डॉक्टर करोली है, मेरा उनसे एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पहले तो कई डॉक्टर से मैंने बात करी थी, सब लोग ही मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना ऑपरेशन के ऐसे मेरा ट्रीटमेंट किया। तो अभी जो इस टाइम जैसे ठंड, आजकल मैं 1 साल से उनकी अब दवाई नहीं ले रही हूँ, तो अब मुझे हल्की हल्की सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी कभी मुझे ना हार्ट में ऐसे घबराहट सी होती है, सर्दी में इन दिनों ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, जैसे लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, पीएसवीटी प्रॉब्लम के लिए 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। यदि दवाइयाँ आपने लेनी है तो दवाइयों को लाइफ लॉन्ग लेना जरूरी है। यदि आप दवाई को लाइफ लॉन्ग नहीं लेंगे तो ये बीमारी दोबारा उभर सकती है। यदि आपको परमानेंट क्योर करवाना है तो इसके लिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो ये कहूँगा। सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। और भी दर्शकों से जुड़ेंगे। टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है, आपको लगता है कि अगर कोई दिक्कत है जिसका एक सही इलाज आपको मिले, एक सही सलाह मिले, तो आप कॉल करें, जुड़े। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये आपको तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन इस बीच मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। जो आपने डाइटरी पोर्शन पे स्ट्रांगली बोला कि कहीं ना कहीं फैटी फूड जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठंड का वक्त है, कहीं ना कहीं लोग खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे पहलू में और भी तरह की कोई नसीहत जो दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है, और हो सकता है वो छोटी बातें हों लेकिन वो फॉलो करें तो हेल्दी रह सकते हैं? देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि रिड्यूस फैट डाइट के अलावा आप फाइबर डाइट में ज़्यादा लीजिए, यानी कि अंकुरित अनाज की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाइए। चना या मोट भिगो के उसके जो अंकुर निकल आते हैं, उसको अंकुरित अनाज को आप बॉयल करके या वैसे कच्चे खाकर, इससे दिल की बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा मात्रा में लीजिए, और हाई कैलोरी एंड फास्ट कैलोरी डाइट, जिसको फास्ट फूड कहते हैं, इसको अवॉइड करिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, छत्तीसगढ़ से ये कॉलर हैं केवल राम। केवल साहब, स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल पूछें। हेलो जी जी, सवाल पूछें। जी, मैंने बाईपास कराया था 15 साल पहले जी। अभी मेरे को कोई दर्द वर्द तो नहीं है, पर सर्दियों में मेरे को पेशाब ज्यादा आते हैं। उसका कोई, और बाईपास तो 15 साल हो गया, अब
उसके लिए क्या सावधानी रखना है? देखिए, पेशाब ज़्यादा आने के कारण या तो दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। कई बार हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जैसे लैसिक्स डायूरेटिक, उससे पेशाब ज़्यादा आ सकता है। वो आप डॉक्टर से चेक कराइए, यदि वो दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई की मात्रा को कम किया जा सकता है। या फिर दूसरा कारण भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड कराइए। प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से भी यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा आ सकती है और यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन की जांच कराइए। हार्ट से डायरेक्ट संबंध नहीं लगता। एक और कॉलर हमारे से जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हैं अनीश। अनीश, स्वागत है आपका भी, सवाल आप भी पूछ सकते हैं। जी जी, सुन पा रहे हैं? जी पूछें सवाल। जी, सवाल मेरा ये है जी कि मेरे पिताजी हैं जिनका नाम है श्री राज कुमार। इनका मैंने हार्ट की प्रॉब्लम थी, इनको हार्ट अटैक हुआ था, तो मैंने बाईपास सर्जरी कराने के लिए 3-4 मेडिकल कॉलेज में मैं लेके गया था। तो वहाँ पे बाईपास सर्जरी उन्होंने एंजियोप्लास्टी की थी, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। एंजियोप्लास्टी में बताया गया कि हार्ट की एक नस है जो 90% से एबव ब्लॉकेज है। तो एंजियोप्लास्टी मैंने कराया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। वो बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया, तो इसके लिए क्या उपाय बेहतर रहेगा? क्या कहेंगे गुप्ता साहब? देखिए, ऐसा है कि एंजियोग्राफी आपने कराया है। एंजियोग्राफी इज नॉट अ कंप्लीट टेस्ट for deciding regarding treatment of surgery, whether surgery is required or not in cases of heart blockage. एंजियोग्राफी के अलावा भी एक टेस्ट बहुत ही जरूरी है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि सर्जरी से पेशेंट को फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एंजियोग्राफी सिर्फ ब्लॉकेज की डिटेल्स के बारे में जानकारी देती है। ये हार्ट मसल की डैमेज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं देती है कि हार्ट मसल डैमेज कितनी है, हार्ट मसल डैमेज परमानेंट है या टेम्परेरी है। यदि हार्ट मसल डैमेज परमानेंट है तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी कराने का कोई फायदा नहीं होता और सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड इन सच पेशेंट विद परमानेंट हार्ट मसल डैमेज। तो ये मालूम करने के लिए हमें एक और टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको कहते हैं स्ट्रेस एमपीआई टेस्ट। इस टेस्ट को करवाने के बाद ही आपकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस डिसाइड हो सकती है कि सर्जरी करवाने की ज़रूरत है या मेडिकल ट्रीटमेंट से ही आपका इलाज संभव हो सकता है। तो तमाम तरह के सलाह ऐसे हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। ठंड का मौसम है और ऐसे में जरूरी है आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना, और दिल अगर स्वस्थ रहेगा तो शायद और तंदुरुस्ती के साथ अपने कामों को फोकस भी कर सकेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप लगातार बने रहें, कॉल हमें लगातार करते रहें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं, फिर से जुड़े। जी हाँ, हैप्पी विंटर हैप्पी हार्ट। और अगर हार्ट को खुश रखना है यानी आपको तंदुरुस्त रहना है तो शायद कुछ ऐसी बातें जिन पर गौर फरमाना बेहद जरूरी है। और डॉक्टर हमारे साथ हैं जिनसे आप जुड़ के तमाम सवालों का जवाब ले सकते हैं। फरीदाबाद से कॉलर हैं कोमल। कोमल, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी कोमल, सवाल पूछे। डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैंने अपने फादर की बाईपास सर्जरी कराई थी और प्लस आईसीटी ये चलवाया है। क्या दोबारा रिपीट करेंगे? बाईपास सर्जरी कराई है और आईसीडी। अच्छा, आईसीडी पेसमेकर डलवाया आपने? हाँ जी, पेसमेकर डलवाया है। तो अब ना, अब भी मेरे पापा को जैसे वो चलते हैं तो उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। बाईपास सर्जरी कब कराया है? आईसीडी जी बाईपास सर्जरी के 4 महीने 5 महीने बाद। और बाईपास सर्जरी कब कराया है? अभी 1.5 साल पहले। अच्छा, आगे पूछिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? वो उनका सांस फूलता है वो जब पैदल चलते हैं। जी शुक्रिया कोमल। तो ये सवाल का जवाब हम ले लेते हैं कि सांस फूलने की दिक्कत है इनको, क्या ये टिप देंगे? क्योंकि जो भी आपने चीजें भी जानी कि पेसमेकर इन्होंने करवाया, उसके बस बाईपास सर्जरी भी इन्होंने करवाई। देखिए, सांस इनका फूल रहा है तो हमें इनके हार्ट को दोबारा एसेस करना पड़ेगा। नॉन इन्वेजिव तरीके से हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे टीएमटी, इको या फिर स्ट्रेस एमपीआई का टेस्ट। उससे हमें ये पता लगेगा कि इनको कोई फ्रेश ब्लॉकेज या बाईपास में ब्लॉकेज तो नहीं हो गई है, क्योंकि वैसे तो बाईपास सर्जरी कराने के बाद एवरेज लाइफ
6 से 7 साल रहती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में यह जल्दी ब्लॉक हो जाता है 1 से 2 साल के बीच में। इसलिए हमें स्ट्रेस एमपीआई का टेस्ट कराना जरूरी है, जिससे ये पता लगे कि इनको फ्रेश ब्लॉकेज तो नहीं हो गई है। सांस फूलने का कारण ये हो सकता है, और बाकी टेस्ट जैसे कि पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी कराया जा सकता है। चलिए, कॉलर और हमें से जुड़ गई हैं, उषा है पटियाला से। उषा, स्वागत आपका भी है, सवाल पूछ सकती हैं आप भी। हेलो जी उषा, सवाल पूछें। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि मेरे बढ़ते हैं। जी, सवाल एक बार फिर से दोहराएं। बताएंगे दोबारा? हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं और मेरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। कोलेस्ट्रॉल? हाँ जी सर, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण मेरे 4.22 आया था मेरा रिजल्ट इसमें। नहीं, 4.22 टोटल कोलेस्ट्रॉल तो आप कुछ और मात्रा बताइए। 4.2 तो कोई फिगर नहीं हुई। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना था आपका? सर सेरम, जैसे मेरे टेस्ट में सामने है, जैसे लिखा हुआ कि सेरम कोलेस्ट्रॉल 211, इसका रिजल्ट है MGM 211। 211, यस सर। तो नॉर्मल रेंज जैसे होती है 152 टू 50। आजकल टोटल कोलेस्ट्रॉल के अलावा हम बाकी टेस्ट भी कराते हैं ना, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, वो कितना है, वो भी मालूम होना बहुत जरूरी है। सर बाकी रिजल्ट तो सारा मेरा ठीक ही आया था, बस मैंने ये कंफर्म करना था कि कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट के आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। देखिए, ऐसा है कि खाली कोलेस्ट्रॉल कराने से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगती। हमें कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराना होता है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, इन सबको ही एनालाइज करके हम जान पाते हैं कि आप को ब्लॉकेज की बीमारी का रिस्क ज़्यादा है या नहीं। तो आपको कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराना जरूरी है। और आपने दूसरा क्या पूछना चाहा था इसके अलावा? संपर्क करते हैं, उनसे छूट गया ये सवाल। अब मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, आप जितनी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, इसमें एक पहलू ये होता है सिम्टम क्या होते हैं और इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, इमरजेंसी सिम्टम्स और नॉन इमरजेंसी सिम्टम्स। इमरजेंसी, पहले मैं नॉन इमरजेंसी सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। नॉन इमरजेंसी सिम्टम्स में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना नाम के पेशेंट्स आते हैं। इसमें पेशेंट्स को सेम टाइप का चेस्ट पेन बार बार होता है और लंबे टाइम से होता है, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे भी ज़्यादा। और ऐसे पेशेंट में अक्सर 2 वेसल या 3 वेसल की ब्लॉकेज देखी गई है, मोर देन 90%। और ऐसे ही पेशेंट्स में नेचुरल बाईपास या नए वेसल्स बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी कराने का कोई फायदा नहीं होता कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ऐसा बहुत सी स्टडीज में साबित किया जा चुका है। और इमरजेंसी पेशेंट के बारे में बात करूंगा। इमरजेंसी पेशेंट्स को भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें अनस्टेबल एंजाइना नाम के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें चेस्ट पेन बढ़ा हुआ होता है और बार बार होता है, लेकिन कुछ घंटों से या कुछ दिनों से ही होता है। और ऐसे पेशेंट में भी मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है, क्योंकि यदि हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई ज़्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट को दें तो चेस्ट पेन बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है। मैं डायग्नोज के ऊपर भी आपसे सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की कमी है। हमारे साथ कॉलर्स भी कई जुड़े हुए हैं। आरती सिंह एक कॉलर, पहले उनके सवाल को हम ले लेते हैं। आरती, सवाल पूछ सकती हैं अभी? हाँ, हेलो जी, बोल रहे थे जी, सवाल पूछें। बोलूं? जी जी, सवाल पूछें। बोल रहे थे कि हमारा मम्मी का ऐसे ही एक बार पेट में पेन हुआ और मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए तो टेस्ट हुआ था। टेस्ट होने के बाद वो एंजियोग्राफी टेस्ट बोला कि इसको कराइए, वो कराया तो बोल रहे थे कि इसमें हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है। लेकिन फिर मैं दूसरे जगह दिखाया तो अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में, तो वो बोल रहे थे कि इसे नहीं, इसमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, ये आपका मेडिकल से ठीक हो जाएगा, इसको दवाई खाइए 1 साल का कोर्स उन्होंने दवाई दिया और बोले कि अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन दोबारा एक बार और पेन हुआ था। फिर हम लोग जो देख दिए थे वो लोग हेलो करके एक दवाई है, उसको मारने से वो ठीक हो गया, फिर कंट्रोल में आ गया।
और उस समय से अभी शुक्रिया तक तो जुड़ने कुछ के नहीं लिए, हुआ है। शुक्रिया लेकिन जुड़ने के लिए। अभी इसी पहलू पर एक बार हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह ने कहा कि जो दिक्कतें हुई थी उस समय डॉक्टर ने कहा, एडवाइस किया कि ऑपरेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हो सकता है। शायद ये फोकस आप जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी में एक्सपर्ट हैं, ऑपरेशन के बिना ही शायद ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो इस पर आप कुछ नसीहत देना चाहेंगे इनको? देखिए, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि एंजियोग्राफी इज नॉट अ कंप्लीट टेस्ट टू डिसाइड रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरी और डिसाइडिंग रिगार्डिंग ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि एंजियोग्राफी से हमें ब्लॉकेज की डिटेल्स के बारे में ही पता लगता है कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितनी है। इससे हार्ट मसल की डैमेज के बारे में पता नहीं लगता कि हार्ट मसल की डैमेज परमानेंट है या टेम्परेरी है, क्योंकि हार्ट मसल डैमेज यदि परमानेंट है तो उस ऐसे केसेस में सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता और सर्जरी ऐसे केसेस में रिकमेंडेड नहीं है। और यह मालूम करने के लिए कि हार्ट मसल डैमेज परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसके बारे में डिटेल्स मालूम करने के लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको स्ट्रेस एमपीआई टेस्ट कहते हैं। तो स्ट्रेस एमपीआई टेस्ट को कराना बहुत ही जरूरी है एंजियोग्राफी के बाद। एंड इन अमेरिका stress MPI test has been made mandatory in all patients of heart blockage prior to surgery. जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे और स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को ये तमाम नसीहतें देने के लिए। और आपको भी सिर्फ हम दर्शक यही नसीहत देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहना है तो प्रॉपर्ली अपना ख्याल रखें, और ख्याल के साथ साथ अगर कुछ नसीहत चाहिए तो P7 न्यूज़ के उस ईमेल आईडी पर आप मेल करके तमाम टिप्स ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही।